एक बीमी गति के तीसरे लेक्चर में आज हम देखेंगे औसत वेग। किसी वस्तु के द्वारा जितना विस्थापन किया जाता है और जितने समय में किया जाता है, इन दोनों का अनुपात हम औसत वेग से परिभाषित करते हैं। मीन्स रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी टू टोटल टाइम इंटरवल is called एवरेज वेलोसिटी। औसत वेग हो जाएगा कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। इसको हम भी एवरेज से दर्शाते हैं। चूँकि विस्थापन सदिश राशि है, इसलिए औसत वेग या वेग भी सदिश राशि हो जाएगी। क्योंकि विस्थापन में दिशा, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है, दिशा है, इस कारण औसत वेग उस पर निर्भर है, तो औसत वेग भी सदिश राशि हो जाएगी। अब हम यहाँ पर देखिए, दो पॉइंट है ए और बी। ए बिंदु की पोजीशन x1 है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर t1 टाइम पर है। ये ए से बी की तरफ गति कर रही है, मूव कर रही है। बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर या स्थित सदिश x2 है और वो वस्तु t2 टाइम पर यहाँ पर पहुँचती है। तो इसका जो विस्थापन हो जाएगा ए से बी तक, वो हो जाएगा डेल्टा x या x2 माइनस x1। ठीक इसी तरह से टाइम इंटरवल कितना होगा, कितना समय लगा उसको ए से बी तक जाने में, यहाँ पर हम ज्ञात कर लेंगे t2 माइनस t1 से। तो ये डेल्टा टी टाइम टेकन या टाइम इंटरवल आ जाएगा। और सीधा इस सूत्र में, इस फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे तो हमको यहाँ पे भी एवरेज की एक वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से औसत वेग आप कुल विस्थापन बटे कुल लगा समय से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक इसी तरह आप औसत चाल ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको औसत वेग एवरेज वेलोसिटी पता है, तो आप औसत चाल भी आपको पता है, एवरेज स्पीड भी आपको पता है। बस करना क्या है, जहाँ पे विस्थापन लिखा है वहाँ पे दूरी कर देना है। तो दूरी करने के कारण विस्थापन की जगह दूरी लेने से आपका औसत वेग चाल में बदल जाएगा, चाल कहलाएगा। इस कारण हम यहाँ पे आप देखिए, विस्थापन की जगह पर हम दूरी बदल रहे हैं। तो ये कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय आपका औसत चाल हो जाएगा। बाकी सारी स्थितियां वही रहेंगी। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड। फिर से यहाँ पे उसी तरह से ए और बी दो बिंदु हैं। कोई वस्तु t1 समय पर ए की पोजीशन x1 पर है स्थिति पर, और गति करते हुए बी बिंदु पर आती है, तो t2 समय पर यहाँ बी की स्थिति जो x2 है वो उसकी स्थिति हो जाती है, पोजीशन हो जाती है। तो फिर यहाँ पे आप देखिए कितना डिस्टेंस कवर किया, कितनी दूरी कवर की। यहाँ पे हम डिस्टेंस t निकाल देते हैं। डिस्टेंस ये हो गया x2 माइनस x1, ये वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, और लगा समय t2 माइनस t1 डेल्टा t। और इस तरह से आपको यहाँ पे औसत चाल मिल जाएगी। औसत चाल या औसत वेग निकालने का आशय ये है, ये तब निकाला जाता है जब गति परिवर्ती हो, अर्थात एक समान ना हो। इसके पहले हमने एक समान गति की बात किया था, यूनिफॉर्म मोशन की।
यदि गति एक समान नहीं है, परिवर्ती है, वेरिएबल मोशन है, तो तब आपको औसत चाल और औसत वेग, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इस तरह से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ज्ञात कर लेते हैं। इन दोनों की ये सूत्र है। परिवर्ती चाल को एक समान चाल में बदलने के लिए यहाँ पे औसत चाल निकालना पड़ता है। इसी तरह से परिवर्ती वेग को एक समान या नियत वेग में बदलने के लिए आपको औसत वेग ज्ञात करना होगा। तो औसत जो वैल्यू होती है, औसत ज्ञात करने पर राशि नियत हो जाती है, उसका मान निश्चित हो जाता है, एक समान या नियत के रूप में मान लिया जाता है। तो परिवर्ती से एक समान में बदलने के लिए ये औसत करना आवश्यक होता है। अब हम देखेंगे तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तात्क्षणिक मीन्स होता है किसी क्षण पर, किसी निश्चित समय पर या किसी निश्चित स्थान पर। इंस्टेंटेनियस मीन्स एट एनी इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर टाइम पर। तो तात्क्षणिक वेग हो जाएगा किसी क्षण विशेष पर, अर्थात किसी निश्चित समय पर वस्तु का जो वेग होगा वो तात्क्षणिक वेग कहलाता है। आप मोटर बाइक से मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, चल रहे हैं रास्ते पे, आपकी हर समय स्पीड घटेगी बढ़ेगी, कभी आप तेज़ चलेंगे, कभी आप धीमा चलेंगे। तो निश्चित है कि हर एक स्थान पर, हर पोजीशन पर आपकी जो वेलोसिटी है वो अलग अलग है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर या पर्टिकुलर टाइम पर आपकी स्पीड या वेलोसिटी क्या थी, वही यहाँ पे तात्क्षणिक वेग या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड कैसे करते हैं? तो यहाँ पे इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी औसत वेग को सीमित कर देते हैं। इसका जो टाइम इंटरवल है, समय अंतराल है, उसको जीरो ला देते हैं, जीरो के करीब ला देते हैं, बहुत छोटा कर देते हैं, टाइम इंटरवल बहुत कम कर देते हैं। तो ये कंडीशन ये ग्रहण करता है। इसको मैथमेटिकली इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पे आपको भी इंस्टेंटेनियस औसत वेग निकालना है। तो औसत वेग निकालने के लिए यहाँ पे कंडीशन है कि आप लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग को सीमित कर दीजिए, उसमें लिमिट लगा दीजिए। कैसे लगाना है? उसका टाइम इंटरवल अप्रोचेज टू जीरो, बहुत कम कर देना, इस समय अंतराल को बहुत कम कर देना है, बहुत छोटा कर देना है। तो जब इस टाइम इंटरवल को यहाँ पे लिखा डेल्टा टी टेंस टू जीरो, भी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस, TENDS टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू DX अपॉन DT। ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये तात्क्षणिक वेग कहलाएगी। इसी को हम यहाँ पे अवकलन गुणांक भी कहते हैं। तो यहाँ पे DX अपॉन DT कोई अनुपात नहीं है, ये यहाँ पे अवकलन गुणांक है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट मीन्स अवकलन गुणांक ऑफ यक्स, यक्स का अवकलन गुणांक विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ। तो यहाँ पे हो रहा है D अपॉन DT, जो D लगा है वो अवकलन को दर्शाता है। तो किसका अवकलन? यक्स का अवकलन t के साथ या t के रिस्पेक्ट में, t के सापेक्ष। तो dx अपॉन dt का मतलब हुआ यक्स का अवकलन t के सापेक्ष।
ठीक, कोई अनुपात नहीं है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमने डेल्टा एक्स अपॉन डेल टी अनुपात लिया है विस्थापन और समय का, लेकिन यहाँ पे अनुपात शब्द नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ पे तात्क्षणिक वेग की बात आपको समझ में आ गई होगी। ये मैथमेटिकल पॉइंट है, गणित का एक सूत्र है कि ऐसा करने पर ये ऐसा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान रखना है और टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर देना है, जिसको इस सूत्र के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। इस सूत्र को ध्यान रखेंगे। ठीक इसी औसत वेग की तर्ज पर हम अब यहाँ पे औसत चाल देखेंगे। वही सब कुछ है, विस्थापन की जगह हमने क्या कर दिया है, केवल दूरी कर दिया है। तो किसी क्षण विशेष पर निश्चित समय पर वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम is called instantaneous speed, and it is the limit of average speed delta x upon delta t as the time interval delta t approaches 0। फिर से वही स्थिति है कि औसत चाल में यदि टाइम इंटरवल को आप बहुत छोटा कर दें, समय अंतराल को बहुत कम करें, डेल्टा टी टेंस टू 0 कर दें, तो ये औसत जो चाल है ये तात्क्षणिक चाल में बदल जाएगा। यही तात्क्षणिक चाल डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी से दर्शाएंगे और इसको हम अवकलन गुणांक कहेंगे। किसका अवकलन गुणांक कहेंगे? यक्स का टी के सापेक्ष अवकलन गुणांक, जहाँ पे यक्स जो है ये दूरी है और टी समय है, तो अवकलन गुणांक यहाँ पे कहेंगे। तो डेल्टा डी एक्स अपॉन डी टी का मतलब है डी एक्स अपॉन डी टी इज कॉल्ड differential coefficient or instantaneous speed of x with respect to time t। तो dx अपॉन dt को हम यहाँ पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट अवकलन गुणांक कहते हैं। अवकलन गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम आगे इसके सूत्र पर बात करेंगे, तब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अवकलन गुणांक होता क्या है, क्योंकि बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, आप पहली बार सुन रहे होंगे। आइए देखते हैं आपेक्षिक वेग। दो वस्तुएं गति कर रही हैं। यहां पे हम दो वस्तु ले लेते हैं। यहां से एक वस्तु इधर की ओर गति कर रही है भी ए वस्तु इधर की ओर गति कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी रफ्तार है। यहाँ पे दूसरी वस्तु गति कर रही है, हम दूसरी वस्तु ले लेते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं। बी की चाल जो है वो वी वी इक्वल टू 25 किलोमीटर, सॉरी मीटर में लेना है, मीटर पर सेकेंड, दोनों के मात्रक सेम रखते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ये ए की स्वतंत्र चाल है, ए वस्तु की, ये बी वस्तु की स्वतंत्र चाल है, इन दोनों की अलग अलग चाल है। अब हमको यहाँ पे निकालना है कि ए के सापेक्ष बी वस्तु जो है वो ए के रिस्पेक्ट में ए के सापेक्ष किस चाल से चल रही है। तो हम 1 सेकंड के पश्चात हम ये देखेंगे कि 1 सेकंड के पश्चात ये जो है ए 10 मीटर आगे आता है और ये 25 मीटर आगे आ चुका है। निश्चित है इन दोनों के बीच में 15 का फर्क आ रहा, तो 15 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड पश्चात हम दोनों के बीच का फर्क देखेंगे 1 सेकंड पश्चात। तो 1 सेकंड के पश्चात जो फर्क आएगा ये 15 मीटर, ये यहाँ पे इस बी का ए के सापेक्ष आपेक्षिक वेग कहलाएगा। तो दिस 15 मीटर पर सेकेंड इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ई।
तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे 25 माइनस 10, क्योंकि 1 सेकंड के बाद ये दोनों एक दूसरे से 15 मीटर की दूरी पर रहेंगे। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, ये इसकी आपेक्षिक चाल या वेग हो जाएगी। तो आपेक्षिक वेग या चाल में आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे उसके स्वतंत्र वेग अलग अलग होते हैं। ये जो है हम जिसको अभी इसके पहले चाल या वेग से परिभाषित किए हैं वो अलग है, और आपेक्षिक वेग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। आपेक्षिक वेग में आप जो है एक दूसरे के सापेक्ष किस स्पीड से, किस रफ्तार से, किस चाल से चल रहे हैं, ये कहलाता है आपेक्षिक वेग। यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ी देर के लिए। पहली स्थिति हो गई केस फर्स्ट, यहाँ पे हम केस सेकंड ले लेते हैं। आपको भी ए बी निकालना है। हमने यहाँ पे भी बी ए निकाला है। भी बी ए का मतलब है, आशय को भी समझना है, भी बी ए का मतलब है कि बी की आपेक्षिक चाल आप ए के सापेक्ष निकाल रहे हैं, माने बी का निकाल रहे हैं ए के सापेक्ष। अब यहाँ पे हमको ए की चाल निकालना है बी के सापेक्ष। तो ए की चाल निकालने के लिए हम यहाँ पे पहले इसको करेंगे भी ए, फिर करेंगे भी बी। यहाँ भी बी ए में हमने पहले यहाँ पे किया है भी बी, फिर किया है भी ए, तो बी की आपेक्षिक चाल आई। अब आपको यहाँ पे ए की आपेक्षिक चाल चाहिए, तो पहले भी ए करेंगे। तो भी ए है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, भी बी है 25 मीटर पर सेकेंड। तो आपको मिल जाएगा -15 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें माइनस क्यों आ गया? इसके पहले वाले में जब हम यहाँ पे भी बी ए निकाल रहे थे तो प्लस आ रहा था। क्यों? इसकी वजह ये है कि बी जो है वो ए से आगे है, क्योंकि वो आगे है, ज़्यादा स्पीड से चल रही थी। जबकि इस बार भी ए की चाल हम निकाल रहे हैं तो ए जो है यहाँ पे बी के सापेक्ष पीछे है। बी आगे चला जाता है और ए पीछे ही रह जाता है, इसलिए यहाँ पे माइनस के रूप में उस दिशा का फर्क आ रहा। तो यहाँ पे भी बी ए और भी ए बी का इंपॉर्टेंस, महत्व तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके तीसरी स्थिति पर विचार करें। केस थर्ड, मान लेते हैं ए जो है ये विपरीत दिशा में चल रहा है। टेन मीटर पर सेकेंड भी ए। ऐसी दशा में यदि हम भी ए बी निकालते हैं तो यहाँ पे भी ए माइनस भी बी देना पड़ेगा। तो भी ए बी, अब यदि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में धनात्मक दिशा है ये गति की, तो निश्चित है कि अब हम इसको ऋणात्मक दिशा लेंगे। तो यहाँ पे हम चिन्ह लगाएंगे। तो भी ए यहाँ पे हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड, फिर माइनस करना है 25 मीटर पर सेकेंड। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे -35 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड के पश्चात आप ए और बी की स्थिति देखें। ए और बी दोनों एक साथ गति प्रारंभ किए। ए गया दाहिनी ओर धनात्मक दिशा में और बी जा रहा है बाईं ओर ऋणात्मक दिशा में। तो 1 सेकेंड बाद हम एक को देखेंगे, ए की चाल ज्ञात करेंगे। तो ए बी की तुलना में 35 मीटर पीछे माइनस, अर्थात बाईं ओर जा चुका है। बाईं ओर होने के कारण यहाँ पे -35 लिखा हुआ है।
आइए अब हम आपेक्षिक वेग रिलेटिव वेलोसिटी के गणितीय विवेचना की बात करते हैं। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। इसके लिए हम यहाँ पे दो वस्तुओं के लिए, दो वस्तु हैं ए और बी, दो बॉडी हैं। इसके लिए हम यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ किए हैं। हमने स्थित समय ग्राफ बना के रखा है। ए और बी दोनों अलग अलग वस्तुओं के लिए ये लाइन है। प्रारंभिक समय पर, इनिशियल टाइम पर ए की स्थिति यक्स ए जीरो है और बी की जो स्थिति है, पोजीशन है, वो यक्स बी जीरो है। टी समय के पश्चात ग्राफ में आप देखिए ए की स्थिति यक्स ए और बी की स्थिति यक्स बी हो जाती है। दोनों वस्तुएं, दोनों बॉडी अलग अलग स्पीड से चल रही हैं। ए की स्पीड है वी ए और बी की स्पीड है वी बी। तो अब हम यहाँ पे एक समान गति के लिए जो सूत्र है, जिसको हमने इसके पहले वाले लेक्चर में ज्ञात कर चुके हैं, तो उस एक समान गति के लिए गति के सूत्र को हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे पहली वस्तु ए के लिए सूत्र हो जाएगा एक समान गति का सूत्र, यक्स ए इक्वल टू यक्स ए जीरो प्लस वी ए इंटू टी। इसको पीछे वाले लेक्चर में हम कैसे निकाले थे वो हम आपको बता चुके हैं। नहीं याद आ रहा तो उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। इसी प्रकार हम दूसरी वस्तु के लिए यहाँ लिख देते हैं। बी ऑब्जेक्ट के लिए यूनिफॉर्म मोशन का जो इक्वेशन है इसका, वो हो जाएगा यक्स बी इक्वल टू एक्स बी जीरो माइनस वी बी इंटू टी। दोनों की वेलोसिटी वेग अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे ये दोनों समीकरण अलग अलग बनेंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इन्हीं दोनों समीकरण से आगे हमें हल करना है। अब आपेक्षिक वेग निकालने के लिए, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आप समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दीजिए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। आप इसको सब्ट्रैक्ट, वैसे किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ए का आपेक्षिक वेग बी के सापेक्ष निकालना है, इसलिए हम 1 में 2 को घटा रहे हैं। तो आप करके देखिए क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे हमने समीकरण को, इक्वेशन को फर्स्ट -2 करके लिख दिया। पहला इक्वेशन है यक्स ए जीरो प्लस वी ए इंटू टी, और माइनस करना है सेकेंड, तो माइनस के बाद ब्रैकेट में हो जाएगा यक्स वी जीरो माइनस वी वी इंटू टी। अब यहाँ पे यक्स को इकट्ठा कर देते हैं और भी वाले टर्म को, भी ए और भी बी को इकट्ठा कर देना है। तो अगला स्टेप आप देखिए क्या आता है। तो आगे देखें, यहाँ पे हमने इसको जो समीकरण 3 निकाला है, ये पहले और दूसरे का फाइनल रिजल्ट हो गया। बाएं पक्ष में लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए यक्स ए माइनस एक्स बी लिखा है। ये है अंतिम स्थिति का विस्थापन, क्योंकि यक्स ए अंतिम स्थिति है, यक्स बी वस्तु की अंतिम स्थिति है, और इन दोनों का जो अंतर आ रहा है इन दोनों की स्थितियों का, वही है अंतिम स्थिति का विस्थापन दोनों वस्तुओं के बीच। ठीक इसी तरह से यहाँ पे यक्स ए जीरो माइनस यक्स बी जीरो, ये प्रारंभिक स्थिति का विस्थापन है। तो आप इन दोनों की तुलना करें, प्रारंभिक स्थिति के विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फाइनल पोजीशंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ इनिशियल पोजीशंस, इन दोनों का जब यहाँ पे आप अंतर देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि अंतिम स्थिति का विस्थापन यहाँ पे ये इतना बढ़ चुका है, वी ए माइनस वी बी इंटू टी इतना ज़्यादा है, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति के विस्थापन में जब हम इतना ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तब वो अंतिम स्थिति के विस्थापन के बराबर हो रहा है। ये बड़े ध्यान से समझने की यहाँ पे बात है,
क्योंकि यही विस्थापन का जो अंतर है हमें बाद में आपेक्षिक वेग में बदल देना है। तो VA माइनस VB इंटू टी क्या है? ये है अंतिम स्थिति में जो विस्थापन बढ़े हुए विस्थापन का मान है। तो ये बढ़ा हुआ विस्थापन है। यहाँ हम VA माइनस VB ये हमारा आपेक्षिक वेग हो जाएगा और t उसमें गुणा हो गया, स्मॉल t मल्टीप्लाई है, इसलिए जब हम इसमें VA माइनस VB वेलोसिटी में टाइम t का गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब ये टर्म भी विस्थापन है। तो ये बढ़ा हुआ विस्थापन प्लस प्रारंभिक विस्थापन बराबर अंतिम स्थिति का विस्थापन आ रहा। तो बढ़ा हुआ जो विस्थापन है, जो वेग के कारण यहाँ पे बढ़ा हुआ है, इसी को हम यहाँ पे इस विस्थापन को वेग गुणे समय लेंगे इस जगह पर, तो ये हमारा बन जाएगा आपेक्षिक वेग। तो यहाँ से आपेक्षिक वेग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो लास्ट लाइन देखिए, आपेक्षिक वेग VAB बराबर VA माइनस VB। तो ये है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, आपेक्षिक वेग की गणितीय व्याख्या।